सभी विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत है। और यहां पे हम बात करेंगे महाट्रांस को एई पोस्ट से रिलेटेड। महापर्सन 223 एई वैकेंसीज के लिए अभी आपको देखने को मिली थी और उसका लास्ट डेट कल है। तो कोई ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल होने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक नहीं भरा है, तो भाई आप लोग भर लीजिए और फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां से देखने को मिलेंगी 170 वैकेंसीज। 170 वैकेंसीज किसके लिए है? इलेक्ट्रिकल के लिए, है ना। और बाकी जो वैकेंसीज है सिविल और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि भैया लास्ट डेट कब है। 24th ऑफ मई को लास्ट डेट है। तो कभी कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने बाई चांस अभी तक मिस कर दिया हो और ये वीडियो पहली बार देख रहा हो, तो ध्यान रखिएगा कि आप कल लास्ट डेट है, कल सर्वर डाउन होता है मैक्सिमम कोई भी एग्जामिनेशन का ले लीजिए। तो आप लोग ट्राई करिए कि एनी हाउ आज फॉर्म फिलिंग कर दें। फिर हम मेन जो हमारा टॉपिक है वो 40 डेज की लास्ट की स्ट्रैटेजी कैसी हो सकती है तुम्हारे एग्जामिनेशन की। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जैसे जो एग्जामिनेशन आके रखा है उसकी लास्ट डेट कल है, तो ये प्रोसेस है ना बड़ा फास्ट होता है, ठीक है। तो जो टेंटिव डेट निकली है वो जून एंड और जुलाई के स्टार्टिंग वीक में। तो मान लीजिए कि जुलाई आप मान के चलते हैं कि जुलाई के स्टार्टिंग वीक में है, तो लगभग आपको 40 दिन के आसपास का एक समय मिलता है और वहां पे आप लोग बहुत ही बेहतरीन कर सकते हो। कुछ स्ट्रैटेजी को ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी मेरे एक्सपीरियंसेस से जो मैंने अभी तक जेई और एई डिपार्टमेंट में काम करके रखा है, तो मैं बस आशा करूंगा कि आप सभी बच्चे उसको अच्छे से सुने और कहीं ना कहीं उससे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गेन करने की कोशिश करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जेनिक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो ये एप्लीकेशन के थ्रू आप हमारे पेड कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो आप जाइए और वहां से परचेज करिए। बहुत सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये तो आपने ऑलरेडी देखा होगा बहुत बच्चों ने, कि सिविल टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी पोस्ट है। और ये जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है आपका ऑनलाइन है। 2022 18 से 38 ईयर्स आपकी क्या एज लिमिट है और एप्लीकेशन वगैरह। और ये है ना, इसकी वेबसाइट की लिंक है जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 223 वैकेंसीज हैं। और क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूं, तो मैं यहां पे आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 170 एई की पोस्ट आके रखी है। तो बहुत अच्छी बात है। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है बार बार नहीं आती है, ठीक है। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो आपको थोड़ा सा समझना ये पड़ेगा कि इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए, आप एग्जाम को जरूर दीजिए, क्योंकि यहां से आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूं जिससे आपको 100% आपको एक अच्छे लेवल पे आपको फायदा होगा। आप यदि इस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो एक लेवल ऊपर, 2-3 लेवल ऊपर आपको है ना यहां पे बेनिफिट होने वाला है और जिससे आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो समझिए, तो यहां पे पेपर के पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी, टेस्ट ऑफ मराठी लैंग्वेज, तो इसको मिला के टोटल नंबर ऑफ 80 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और प्रोफेशनल नॉलेज मतलब यदि आप इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स होंगे, सिविल के तो सिविल के, और टेलीकम्युनिकेशन के तो टेलीकम्युनिकेशन के। तो यहां से होंगे 50 क्वेश्चंस। तो अब थोड़ा सा पैटर्न अलग सा है। तो यहां पे आपको यह समझना जरूरी है कि इन क्वेश्चंस की मार्किंग कैसे होती है, समझना चालू करें। तो एक्चुअली 80 क्वेश्चंस के लिए 40 मार्क्स हैं, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 0.5 मार्क्स आपको मिलेंगे, ओके। और 50 क्वेश्चंस के लिए 110। तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो यहां पे 2.2 मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। तो मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ, यदि मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा तो 130 क्वेश्चंस, यदि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करूंगा तो 150 मार्क्स, और टोटल नंबर ऑफ टाइम की बात करूंगा तो आपको 120 मिनट्स मिले, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग रहता है। यहां पे महाट्रांस को एग्जामिनेशन की बात करते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एग्जामिनेशन क्लियर करना है। तो स्ट्रैटेजी हमको पता है, यदि हमको थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में पता है तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। सो यहां पे चालू करते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पे कि हम गेन कितना कर सकते हैं। तो अब यार देखिएगा, मेरा जो मुद्दा है वो आपका ये है कि यहां पे आपके क्वेश्चंस कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ यहां से नॉन टेक्निकल के 80 क्वेश्चन है और टेक्निकल के आपके 50 क्वेश्चन है। तो यदि मैं 130 क्वेश्चंस को डिवाइड करूंगा तो मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। यहां से आपका टेक्निकल क्वेश्चन और दिस इज द नॉन टेक्निकल क्वेश्चन मेरे बच्चों। तो टेक्निकल क्वेश्चंस की यदि बात करोगे तो 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं और इसमें आपके आगे 80 क्वेश्चंस, है ना। 80 क्वेश्चंस मतलब आपके 40, 20 और 20 के हिसाब से आते हैं, मतलब 20, 10 और 10 मार्क्स के आपके अकॉर्डिंग आते हैं।
ठीक है। तो रीजनिंग एबिलिटी एंड मराठी लैंग्वेज एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड इन सबको मिला के आपके 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मैं अभी बात करूंगा 50 क्वेश्चंस के। टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिल रहा है बेटा, 2.2 मार्क्स। अब यहां से आपको थोड़ा समझने वाली चीज है, थ्योरेटिकली जो अभी तक मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जेई और ए डिपार्टमेंट में और इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो यहां पे आपको 25 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे जो आपके नोन में होंगे, इजी टू मॉडरेट वाले कैटेगरी में होंगे। आपको जो आपने बुक्स कौन सी प्रेफर वो मैं बताऊंगा, बट जो आपने प्रैक्टिस करके रखी उसी में से आपको 100% 25 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब 50 मार्क्स तो यहां से 25 इंटू 2.2 करोगे, उतने मार्क्स आपको क्या हो गए 100% श्योर। बचे हुए जो 25 क्वेश्चन हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा बेटा हो गया, थ्योरेटिकल बेस्ड। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरेटिकल बेस्ड। और ये हो गया बेटा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकली आपको थोड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। 40 दिन बचे हैं, जो मैं स्ट्रैटेजी बोल रहा हूं वो ध्यान रखना है। अब है क्या कि आप है ना यहां पे थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। कई बच्चे हैं ना जिन्होंने कोचिंग लगा के रखी होगी, सर हमारा, जैसे कई बच्चे डिस्कस करते रहते हैं कि सर हमारी कोचिंग चल रही है, अभी हमारा ये वाला बचा हुआ, ये हमारा बचा हुआ। ठीक है, कोई नहीं, उसको करते रहो, पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस साथ साथ करो। यदि एमसीक्यू की प्रैक्टिस साथ साथ नहीं करी तो कोई चांस नहीं बनता इसमें सेलेक्ट होने का, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एक बुक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, कोई भी बुक प्रेफर। ओके, तो ये कई बच्चों को भ्रम रहता है कि यार हमने तो थ्योरी पढ़ ली है और थ्योरी यदि पढ़ ली है तो हमारा काम आसान हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत करनी जरूरी है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड आई एम अश्योरिंग यू कि आपकी लाइफस्टाइल, आपकी प्रोफाइल बिल्कुल बहुत ही अच्छी हो जाती है। क्योंकि सैलरी वगैरह सब यदि आप मिला जुला के बात करते हो तो 46,000 से 52,000 की एक ग्रॉस एंड सैलरी मिलती है। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छेड़ना है, इसीलिए हम कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे एंड दीज आर स्ट्रैटेजी। चालू करें। तो जनरली किसके लिए आई, इलेक्ट्रिकल, सिविल और ईएनटीसी के लिए आई है। बीटेक और बीई वाले अवेलेबल है। 50 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल हो गए और 80 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल हो गए। मैक्सिमम आपको टारगेट ये रखना है कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा एमसीक्यू। ठीक है, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा एमसीक्यू, और ट्राई करना है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की अभी से प्रिपरेशन। अब नॉन टेक्निकल के लिए आपको डेली बेसिस पे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सभी बच्चों को सजेस्ट भी यही करता हूं। अब 40 दिन बचे हैं तो आप ऐसा संभाल लीजिए 40 दिन में आपको एनी हाउ, ठीक है, 80 आवर्स देने। और उसकी प्लानिंग कैसे हो सकती है, 2 आवर्स डेली। 2 आवर्स यदि डेली बेसिस पे नॉन टेक्निकल को यदि आप कवर कर रहे हो, किसको कवर कर रहे हो, नॉन टेक्निकल को, तो आप 100% श्योर हो। और ट्राई करना है कि आउट ऑफ 40 35, एटलीस्ट 35, तभी जाके आपका सिलेक्शन है। आउट ऑफ 40 एटलीस्ट 35 आपको है ना वहां पे गेन करने। कितने, 35। उसके नीचे है तो फिर चांसेस बहुत कम बन जाते हैं। आपको चांसेस यदि अपने बढ़ाने एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के लिए, तो इस 40 मार्क्स में से 35 मार्क्स आपके एनी हाउ आने चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से पोर्शन में आप कर सकते हो। रीजनिंग में आप कर सकते हो, एप्टीट्यूड में कर सकते हो आप लोग, ठीक है, और आपकी मराठी लैंग्वेज में भी आप कर सकते हो। थोड़े बहुत कई बार गलत हो जाते हैं, बट एनी हाउ यदि कोई सीरियस एस्पिरेंट है जिसने अभी कुछ दिनों पहले से, जब से एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया था तब से प्रिपेयर कर रहा है, तो 35 तो एनी हाउ मेरा बच्चा तू ला सकता है, एनी हाउ ला सकता है। तो जितना मेरा यहाँ पे महाराष्ट्र में पुणे बेस्ड बहुत सारी मैंने कोचिंग्स में और अच्छे अच्छे सेंटर्स में मैंने ऑफलाइन में पढ़ा के रखा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हुआ है और मैंने बहुत बच्चों को सिलेक्शन भी दिया है। उसके आधार पे मैं बताऊं तो 35 नंबर लाना कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है, तो 40 में 35 मार्क किया। टेस्ट सीरीज, अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए, अब नॉन टेक्निकल के लिए हम बुक कौन सी प्रेफर करें, तो आप जैसे बैंकिंग वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे यूट्यूब पे है ना फ्री कंटेंट आपको मिल जाता है, तो उसके है ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। प्रीवियसली जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो और वो बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपकी 40 दिन की स्ट्रैटेजी नॉन टेक्निकल को, तो डेली 2 आवर्स देना है। अब टेस्ट सीरीज चालू कर दीजिए। टेस्ट सीरीज से तुमको यह पता चलेगा कि टेक्निकल में तुम्हारी कितनी एबिलिटी परफॉर्म हो रही है और नॉन टेक्निकल में कितनी बेटा एबिलिटी परफॉर्म हो रही है, कितना आप इंप्रूव कर पा रहे हो, कितना बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हो, है ना। तो मॉक टेस्ट देना चालू कर दीजिए और मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए कुछ स्पेशली मॉक टेस्ट का प्लान करूं। पावर सिस्टम, मशीन, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है,
तो आपको थोड़ा सा यहां पे मैं प्लांट वे में कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट। अब टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपकी क्या क्या, ठीक है, टारगेट होना चाहिए। पावर सिस्टम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पावर सिस्टम। आपके सब्जेक्ट कौन कौन से आप अच्छे से जानते हो? पावर सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मशीन, ट्रैक्शन, मतलब सब कुछ है जो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो जो पढ़ते हो सब कुछ है। डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हर एक सब्जेक्ट है। ईएमएफटी के भी क्वेश्चन आते हैं, पर मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आते हैं वो पावर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं। पावर सिस्टम के बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इसमें हर एक टॉपिक को, फॉर ईच टॉपिक यू हैव टू कवर। तो इसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप क्वेश्चन बहुत सॉल्व करो, है ना। चाहे आप बुक उठा सकते हो, जेबी गुप्ता की बुक उठा सकते हो, सो यू कैन, ठीक है, यू कैन सॉल्व द जेबी गुप्ता बुक, या फिर यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे मैंने लिखा भी है, जेबी गुप्ता की बुक उठा सकते हो या फिर यूथ पब्लिकेशन के। तो 40 दिन है, किसी एक बुक को ही परफॉर्म करो, एक बुक को पूरी लगा लेना, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट है बेटा। एक बुक भी बहुत सफिशिएंट है 40 दिन में, मतलब आप बहुत कुछ कर लोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, थ्योरी तो है नहीं जिसमें आपको लिखना है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो ऑब्जेक्टिव में कितना गेन कर सकते हो वो आपको पता चल जाएगा ना। तो जेबी गुप्ता या तो आप प्रेफर कर लो, सॉल्यूशन उसमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए, बट जेबी गुप्ता आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए जेबी गुप्ता प्रेफर कर सकते हो या यूथ पब्लिकेशन, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया, ठीक है। फिर आपका ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट में है, तो एक तो पावर सिस्टम हो गया, एक बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। ये जो जितने भी सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल, इनसे ना बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। करंट, डिपेंडेंट सोर्स, टू पोर्ट, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी उसी तरीके के क्वेश्चन है, मतलब उसी, आप कह सकते हो ज्यादा टफ टॉपिक्स नहीं है और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर आपके, यदि आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जैसे अभी तक जो पेपर का पैटर्न रहा है उसमें ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस तरीके से आपके एससीआर की फंक्शनिंग क्या है, कौन सा, मतलब एनालॉग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को मिला के बता रहा हूं, तो कौन सा टाइम, कौन सा है ना आपका करंट कंट्रोल्ड है, कौन सा वोल्टेज कंट्रोल है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, थ्योरेटिकल जो होते हैं ना, नॉन जो आप जनरल पढ़ते हो, तो यहां पे इनसे वेरी जनरल क्वेश्चन है ना, इससे तो मैं बोल सकता हूं वेरी जनरल क्वेश्चंस। तो जनरल क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है मशीन्स, तो मशीन्स भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, तो इन सब पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। बाकी हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर प्लानिंग है, बट जो मोस्ट ऑफ द जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पावर सिस्टम हो गए, आपके मशीन्स हो गए, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, ईएमएफटी के कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे या मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड पे, उस पे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मेजरमेंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेजरमेंट से, ठीक है, आपके एरर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए, आपके पावर एंड एनर्जी पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए जो वॉट मीटर है, सीआरओ पे क्वेश्चन पूछे गए, एस्टिग्मेटिज्म और फोकस कंट्रोल, ये सब पे है ना, और आपके एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक यहां से बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हो गया, एरर आपका रेजिस्टेंस हो गया, और मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस हो गया, पावर एंड एनर्जी हो गया, एनसीआरओ, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं, ध्यान रखना है। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी अच्छे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, पर बहुत बेसिक्स होते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, है ना। लैंप वगैरह से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आपको फ्रेम्ड दिखते हैं, लैंप बेस्ड क्वेश्चंस आपके फ्रेम दिखते हैं। तो अभी रिसेंटली के लिए आप लोग ऐसा टारगेट कर सकते हो कि जो यूपी आरवीएनएल में और यूपी पीसीएल में ये जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको सबको सॉल्व कर लो। तो ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, या फिर आप कहोगे तो हमारे टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, तो वहां पे मैं अपलोड करवा दूंगा, तो वहां से आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली जिन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए वो थोड़ा ट्रेंडिंग हो जाते हैं, तो आप ट्राई करिए कि वहां से आप क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लें। बाकी तो आप जेबी गुप्ता वगैरह करेंगे, ठीक है। अच्छा, मिनिमम क्राइटेरिया का ये फंडा क्या है, चलिए अब मिनिमम क्राइटेरिया का फंडा बात करते हैं। तो एक्चुअली मिनिमम क्राइटेरिया का फंडा क्या है कि आप इन जनरल यदि बात करोगे तो जो भी आपका एग्जामिनेशन होता है वो 150 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। तो 150 मार्क्स को अल्टीमेटली कन्वर्ट किया जाता है 120 मार्क्स में, 100 मार्क्स में किया जाता है।
और उस 100 मार्क्स में मिनिमम जो है वो आपका 30 मार्क्स तो होना ही होना चाहिए। यदि 30 नहीं हुआ तो आप एलिजिबल नहीं है। ये 30 से तो मिनिमम 30 को क्रॉस करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये महाट्रांसको की एक अलग सा फंडा है जिसमें 150 मार्क्स को उन्होंने 100 मार्क्स में पहले कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मलाइजेशन टाइप बोल सकते हो आप, और करने के बाद 30 मार्क्स का एक बेसिक क्राइटेरिया निकालते हो। 30 मार्क्स जो है ना आपका बेसिक फुलफिल होना चाहिए, मतलब वो हो गया तो आप एटलीस्ट कंसिडर हो गए। तो यदि मैं लास्ट टू लास्ट यदि मैं बात करूं तो आपको कुछ एक बेसिक आइडिया लग जाएगा और उससे आप परफॉर्म कर सकते हो। तो यदि मैं लास्ट टू लास्ट बात करूं, ठीक है, लास्ट टू लास्ट बात करूं तो यहां से आप देख सकते हैं। तो यदि 2018 एग्जाम की मैं बात करता हूं तो उसमें आपकी एक तो ओपन कैटेगरी से था और एक आपकी ओबीसी कैटेगरी जिसमें सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो जो ओपन कैटेगरी से था तो पहले उन्होंने क्या कि 2018 में उन्होंने क्या किया और जो अभी भी होने वाला है, तो 150 मार्क्स को उन्होंने नॉर्मलाइज करके 100 मार्क्स में पहले कन्वर्ट किया और उस 100 मार्क्स में उन्होंने बेसिक जो कट ऑफ दिया वो 30 मार्क्स का बेसिक कट ऑफ दिया, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया। ओपन में जो 100 मार्क्स में कन्वर्ट करने के बाद जो आपका कट ऑफ बना था वो 55 बना था, ठीक है, दिस इज फॉर सेलेक्टेड। ओबीसी में जो बना था वो 45.24, ठीक है, फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स और 44.23 ये जो बना था ये वेटिंग था। वेटिंग इन द सेंस जब सेलेक्टेड वाले बाई चांस यदि वहां पे अपीयर नहीं होना चाहते या सिलेक्शन नहीं ले या फिर कई बार पोस्ट आपकी बढ़ जाती है तो इन वेटिंग वालों से आपको पोस्ट की फिलिंग की जाती है। तो ये 2018 का है। सेम चीज रिपीट होगी तो मिनिमम आपको 55 to 60 आपको लेके ही चलना है ना, या फिर आप बोल सकते हो 50 to 60, बट मैं प्रीफर करूंगा 55 प्लस ही लेके चलें। 55 प्लस यदि लेके चल रहे हो बच्चों तो आपका टारगेट बहुत अच्छे से फुल है। तो मतलब ये समझ में आना चाहिए कि 150 को सर उन्होंने क्या किया, पहले नॉर्मलाइज करके 100 मार्क्स में कन्वर्ट किया और फिर ये एक बेसिक कट ऑफ है जो आपको समझ में आना चाहिए, वो मैंने यहां पे लिख दिया। बाकी आपकी स्ट्रैटेजी यही है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको और ज्यादा फोकस करना चाहिए उसके लिए मैं फिर से बना दूंगा कुछ क्वेश्चंस आपको है ना एज अ मॉक टेस्ट मैं जल्दी ही, ठीक है, सॉल्व करवा दूंगा सो दैट आपकी है ना एक क्या बोले प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। समझ में आ रही चीजें? तो बिल्कुल महाट्रांसको के लिए जितने भी बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं वो बिल्कुल रेडी रहें। आपको बहुत ही अच्छी एक प्लानिंग फिर से मैं लेके आऊंगा, ठीक है, और जो प्लानिंग होगी 20 डेज 25 डेज इस तरीके से। तो आपको अपने रेगुलर बेसिस पे दो चीज कंक्लूजन हमने निकाली कि पहली चीज हमारा कट ऑफ 55 प्लस होना चाहिए, 55 प्लस के ऊपर की टारगेट रखना है, ठीक है, 100 में से। सेकेंड चीज कि डेली यदि आप बात करोगे तो नॉन टेक्निकल के लिए बेटा आपको 2 आवर्स देने, सेकेंड चीज, ठीक है, कंक्लूजन है, ठीक है। तीसरी चीज टेक्निकल में कुछ स्पेशल जो सब्जेक्ट हैं, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, इन पे बहुत फोकस होना चाहिए, ठीक है। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोर्शन है, डिजिटल, एनालॉग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उनमें से आपके बहुत नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नॉन टेक्निकल में एक चीज और याद रखिएगा, आउट ऑफ 40 मार्क्स आपको 35 मार्क्स एनी हाउ लाने हैं, तब आप बहुत ज्यादा श्योर हो जाते हो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो आशा करता हूं कि ये पूरी जो थ्योरेटिकल वर्जन था, ये पूरी जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी लाके दी आपको, है ना, इसमें आपको थोड़ा बेनिफिट हुआ होगा चीजों को समझने में। बट एक चीज जरूर समझिएगा कि यहां पे आपको टेस्ट सीरीज 100% देनी है। तो आप ऐसा कर सकते हो, प्लान कर सकते हो कि जैसे 40 दिन बचे हुए हैं तो ऐसे प्लान करो कि कम से कम 8 से 10 टेस्ट सीरीज दे दो, फुल टेस्ट सीरीज। तो 5-5 दिन में एक फुल टेस्ट सीरीज का प्लान करिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए, वहां से आप थ्योरी को पकड़ने की कोशिश करिए, तो आपको 100% सिलेक्शन है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छे से करते रहिए। कुछ भी डाउटफुल लगे और या भी कुछ भी पूछना हो तो आरजे सर से आप जुड़ सकते हैं, आरजे भैया से आप जुड़ सकते हैं। सो मुझसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगी, और आप कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप उसके थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर 30 डेज प्लानिंग के लिए मैं वापस आपका कुछ रिस्पॉन्स लेने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी बच्चे अभी एलिजिबल मतलब एग्जाम देने वाले हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं जल्दी, टाटा बाय बाय।